जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे, स्वास्थ्य हमारे जबरदस्त। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट यानी यूपी टेट जुलाई में जो होने वाला है, जुलाई 2026, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से शुरू करेंगे 2017 का पेपर। 2017 में जो पेपर हुआ था उसका आज हम प्रीवियस ईयर देखेंगे। 15 अक्टूबर 2017 को ये पेपर हुआ था। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद होगी कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, आज हम लोग शुरू करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला क्वेश्चन कर रहा है इसमें, देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है। थोड़ा हम लोग स्पीड में चलेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए, पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर हमारा है बी। इसमें पूछा अधिगम पठार का कारण नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा। हम लोग एक्सप्लेन को ज़्यादा अच्छे से देखते चलेंगे और ऑप्शन में जल्दी जल्दी हम लोग एक्सप्लेन के माध्यम से हम लोग चारों ऑप्शन को वो कर लेंगे अच्छे तरीके से कि हाँ उसमें दिक्कत क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लेन बता रहा है, सीखने की मात्र उस समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। ठीक, अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य यानी एकदम न के बराबर उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम पठार कहलाते हैं। मतलब जो अधिगम के पठार को जो दिखाता है, जो ग्राफ दिखाता है। अब देखिए, इसमें दिया है अधिगम पठार बनने के कुछ कई प्रकार के हो सकते कारण हो सकते हैं। अधिगमकर्ता की आवश्यकता, यानी अधिगमकर्ता जो सीखने वाले उसकी आवश्यकता होगी तो इंटरेस्टिंग लेगा, अगर नहीं आवश्यकता होगी तो मतलब रुक जाएगा। ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनो शारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी, ज्ञान की सीमा आदि, ये सब क्या है? अधिगम के मतलब पठार के कारण है, लेकिन जो जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं हम लोग। सेकंड कह रहा है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, गेट्स व अन्य के द्वारा। ठीक, तो देखिए इसकी एक्सप्लेन दिया, एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, स्टैनफोर्ड विने परीक्षण परीक्षण मापन करता है किससे? मतलब इन्होंने स्टैनफोर्ड विने परीक्षण किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, बुद्धि से सही है। ठीक, एक्सप्लेन को देखेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा। एक्सप्लेन में दिया है, स्टैनफोर्ड विने परीक्षण बुद्धि का मापन यानी बुद्धि का मापन करता है। सन 1900 यानी 1905 में विने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। आई होप आप लोग को समझ में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए प्रीवियस का कितना अच्छा लग रहा है। प्रीवियस पेपर जब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले पेपर अगर जो आप अच्छा स्कोर करना है तो प्रीवियस बार बार रिपीट करना पड़ेगा आप लोगों को। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी, यानी युंग महोदय ने इसको किया था। एक्सप्लेन को देखेंगे। युंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया 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 की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया। देखिए आपसे क्वेश्चन बन गया कितने भागों में? तो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। हो सकता है अगले वाले क्वेश्चन में आपसे तीनों भाग पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। बच्चों का सामाजिक विकास जो होता है तो कौन सा कारक इसको प्रभावित करता है? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, सामाजिक परिवेश, यानी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ये आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक, चलिए, सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों
पर नियंत्रण करता है तथा दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक, थोड़ा और देखते हैं और इसमें क्या है, का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। यानी कि सामाजिक में जो व्यक्ति होता है तो सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवेश जन्य तत्व बच्चे के सामाजिक विकास पर प्रभाव देता है। कहने का मतलब देखिए, थोड़ा सा स्पष्ट हम लोग करेंगे कि बच्चे का सामाजिक विकास उसके वातावरण से, कैसे कैसे लोग के मतलब कि जिस हिसाब से परिवेश में रहेगा उसी हिसाब से उसका सामाजिक वातावरण होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन है भाई? देखते हैं, समझते हैं हम लोग। ऑप्शन सी होगा द्रुतगामी विकास का नियम। अब इसको समझते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया इसमें, द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास मानव विकास का एक पहलू है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक विकास और परिवर्तन शामिल है। ये सब चीज आपको देखने को मिले, ये सब क्या है? इसके भाग है, ठीक। शारीरिक विकास को मांसपेशियों सहित शरीर और उसके अंगों की वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। द्रुतगामी विकास शैशव काल के बाद, यानी शैशव काल के बाद शैशवावस्था की अवधि में होता है, जो 2 वर्ष या 24 महीने की अवस्था को माना जाता है कि आयु जारी रहती है। द्रुतगामी ये विकास इस चरण की विशेषता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ये बनता है कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड पूछेगा तो आप बता सकते हैं शैशवावस्था का 2 वर्ष या 24 माह, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक। तो इसमें आपका ऑप्शन ए निगेटिव पूछा, नॉट, यानी कि नहीं होगा। निरंतर, अब देखिए एक्सप्लेन को देखेंगे अच्छे तरीके से। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत आदि। ये सब क्या है? विकास के सिद्धांत हैं। जबकि ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। आई होप आप लोग को समझ। देखिए तो यहाँ से हम लोगों को इतना चीज देखने को मिला। इसको आप बार बार अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसके द्वारा है? तो ये आपका हरलाक महोदय के द्वारा, ठीक। ये रहा इसके एक्सप्लेन आपको देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो मैकडूगल साहब ने किया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके एक्सप्लेन को भी हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे दिया अच्छे तरीके से, तो एक्सप्लेन में देखिए दिया है। एक्सप्लेन में मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संज्ञानात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उसे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों को सूची बनाई। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है?
कथन किसने कहा था? तो ये ऑप्शन आपका ए सही होगा, डमविल का। अब देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी दे दिया, उसी परिभाषा को रिपीट कर दिया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? यानी मुख्य नियम, गौण नियम आपको बताया गया होगा। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। तो आपका सी ऑप्शन, मतलब निगेटिव पूछा तो नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा। बाकी ये सब क्या है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, इस ऑप्शन पे जो एक्सप्लेन दिया है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के कतिपय नियमों का प्रतिपादन किया। कुछ नियम हैं, इन नियमों के मुख्य दो वर्गों में विभाजित किए गए, यानी इनके जो नियम है दो वर्गों में विभाजित किए। कौन कौन से? देखिए, मुख्य नियम, गौण नियम। अब इन्हीं में से देखिए, इसमें गौण कौन है, मुख्य कौन, इसको समझते चलेंगे। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है मुख्य और गौण। तो अब देखिए आपका जो पहला है, यानी मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन आता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसमें यानी मुख्य में तीन है आपके, तत्परता, अब तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और गौण में हमारा कौन है? देखिए, बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, और चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें निगेटिव पूछा था, ये जो बहुअनुक्रिया है आपका, ये गौण नियम का भाग है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादन किया? डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा, मतलब कौन सा परीक्षण किया? देखते हैं हम लोग। ऑप्शन आपका बी सही होगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उन्होंने वो, देखिए पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा। अब आपसे क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि एस जलोटा कहाँ के मतलब कहाँ के किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो ये पंजाब विश्वविद्यालय। एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा गया। यह करेक्ट, यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ सकता है कि ये किस भाषा में किया गया था? तो हिंदी, उर्दू, आंग्ल भाषा में किया गया था। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इस एक्सप्लेन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन के साथ साथ हमें और एक्स्ट्रा पॉइंट जो मिला है उससे हमें अच्छे तरीके का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक, किसने किया हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन बी आपका होगा स्पीयरमैन। अब देखिए स्पीयरमैन के बारे में हम लोग अच्छे समझते हैं। बुद्धि के द्विकारक यानी कि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी। कौन कौन से? यानी सामान्य योग्यता कारक यानी जिसको जी फैक्टर बोलेंगे, एक विशिष्ट योग्यता कारक जिसको यस फैक्टर बोलेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस सब आप लोग अच्छे ध्यान रखिएगा, आप लोग को आगे चल के देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निगेटिव पूछा इसमें, तो आपका डी नहीं है। अब डी हम लोग देखेंगे। सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोफका द्वारा किया गया, जबकि हल ने सीखने के प्रबल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी सीखने का प्रबल नियम किसने दिया? हल ने दिया था, और बाकी गेस्टाल्टवादी थे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग चलते हैं। 15 कहता है कि इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? किनका नाम? तो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि गाल्टन महोदय के द्वारा। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है।
सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। यानी कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। ऑप्शन आपका राइट सी होगा, कैनन के अनुसार। अब इसको समझते चलेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए इससे क्वेश्चन कितने बनने वाले हैं, इसको ध्यान से थोड़ा देखते चलेंगे। कह रहे व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया, मतलब अलग अलग प्रकार से। अब देखिए क्रिस्मर किस प्रकार से शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय। इसको किसने किया था, क्रिस्मर ने। किसके आधार पर, शरीर की रचना के आधार पर। युंग महोदय ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा। कौन कौन से, देखिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो आप ध्यान रखिएगा, युंग ने इसको बांटा था। और स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर 6 भागों में बांटा। अब सबसे ज्यादा इन्होंने कौन कौन से भाई देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक में तथा कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर 3 भागों में बांटा। अब 3 भागों में कैनन महोदय ने बांटा, थायराइड ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि वाले तथा एंड्रीनल ग्रंथि वाले वर्गों में वर्गीकृत किया। तो देखिए इससे आपको क्वेश्चन बनने के चांस है, तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान से रखेंगे आप लोग, आगे देखने को मिलेगा। चलिए आई होप आपको समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन डी होगा, क्रो और क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो का। अब इसको देखते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन क्रो और क्रो का है। आई होप आप लोग को समझ में। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी होगा, पूर्व किशोरावस्था। अब देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। इसमें देखिए दिया है पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष। ये किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है, अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कोलेसनी का कथन है कि किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। जैसे कि जब 12 और 14 वर्ष के जब बच्चे होते हैं तो उनको अगर उनके अनुसार आप कार्य नहीं करने देंगे तो बच्चे क्या होंगे, उनके अंदर गुस्सा होने लगती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए दिया है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सीखने का पठार। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें देखिए एक्सप्लेन दिया है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं दिया, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन आपका सी होगा। देखिए इसमें दिया है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसमें अच्छे से दिया है। स्टर्न तथा कुहलमान ने सन 1912 में बुद्धि लब्धि, जिसे संक्षेप में आईक्यू कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। टर्मैन ने मानसिक आयु का वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का किया। मतलब एक फार्मूला किसने दिया था, तो आपको याद होना चाहिए टर्मन ने दिया था। ठीक, ये फार्मूला जो हम लोग अभी जस्ट यहाँ देख रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर
21, क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखेंगे। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये थर्नडाइक महोदय का है। ठीक, आप देख सकते हैं थर्नडाइक महोदय के, आप आराम से इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन बार बार इसी में देखिए रिपीट हो रहे हैं सब। ठीक, पिछले वाले ऐसे आपको अनुमान लगा होगा कि क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें दिया है कि 22 क्वेश्चन में सामान्य संयुक्त कोशिका के गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, कितने होते हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा, 23 जोड़े होते हैं। ठीक, आप 23 जोड़े आप इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, यानी क्वेश्चन 22 था, 23 हो गया। कोहलर कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक, तो कोहलर है अधिगम का सिद्धांत, यानी ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अब देखिए कोहलर के बारे में यहाँ पे अच्छे से दिया है, मैंने आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पिछले वाले लेक्चर में भी अच्छे समझाया था, इसमें भी देखिए अच्छे तरीके से इनके बारे में अच्छे से दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा अब समय कम है तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे और स्पीड में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्योंकि हमको और भी कवर करना है, हिंदी भी हम लोग को करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका है आपका ऑप्शन हो जाएगा स्किनर महोदय। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेन, हम लोग देख लेते हैं। 24 ये देखिए आपका, हाँ डी आपका सही होगा। ठीक, यानी कि स्किनर महोदय। चलिए अब इसमें देखिए थोड़ा समझते हैं, चलते हैं कि अब ये पूछेगा आपसे कि स्किनर महोदय ने मतलब कि किस किस चीज पे प्रयोग किया था। तो ये देखिए सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर थे, और इनका महत्वपूर्ण प्रयोग कौन सा? चूहा और कबूतर पर इन्होंने किया था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको देख हो सकता है मिल जाए आपको। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? इसका आपका ऑप्शन होगा कैटल महोदय, ऑप्शन ए सही होगा। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन आर वी कैटल ने किया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः कौन कौन से? तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि है। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में, तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपकी 26 हम लोग देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो आपका ऑप्शन राइट सी होगा, सृजनात्मकता। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान ब्रेन स्टोर्मिंग मॉडल का प्रयोग सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया गया है। तो आई होप आप लोग को इंग्लिश वर्ड भी अच्छे ध्यान रखना होगा, क्योंकि हिंदी में हम कंफ्यूज होने लगते हैं, तो इंग्लिश वाले से आराम से हम पकड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोल्डमैन अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन दिया, एक्सप्लेन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार एक नज़र देख लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस स्वयं की तो दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखी तथा सभी का ध्यान आकर्षित किया। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, इन में से कौन शेष भिन्न है? कौन इनमें से कौन अलग है? तो ऑप्शन आपका सी अलग है। ठीक, इसको आगे देखते हैं हम लोग, एक्सप्लेन को अच्छे तरीके से समझते चलेंगे अलग क्यों है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत,
सिद्धांत करें कि अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत, जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। ये भी अधिगम का सिद्धांत है, लेकिन इसको क्लार्क हल ने किया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं, चलेंगे। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। न्यूनतम मतलब एकदम शुरुआती वाला स्तर कौन है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ज्ञान। अब देखिए, इसको दिया है, अच्छी तरीके से समझते चलेंगे। कह रहे संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति क्रमशः कितने चरणों में? 6 चरणों में। तो ये आपसे हो सकता है चरण पूछ दे। ठीक, कौन कौन से? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये जो 6 चरण है ना, ये आपको क्रम वाइज क्रम मिलाने को दे देगा। ठीक है ना, कि कौन पहले रहेगा, कौन बाद में रहेगा, लास्ट में कौन रहेगा। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण का। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अनुभव प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य विभिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सीखने का ऊर्ध्वाधर अंतरण कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, ये था आपका 30 क्वेश्चन। हम लोग टारगेट हमारा है कि 30 में 30 लाने का। अगर हम प्रयास करेंगे तो आ सकता है। ठीक है ना, ये था आपका क्वेश्चन। तो उम्मीद होगी ये चीज़ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हम लोग स्पीड में थोड़ा करेंगे, और जितना बचे उसको जल्दी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हिंदी का भी लाएंगे। तो ये था आपका 2017 के। ठीक, तो उम्मीद होगी कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके भी बताते रहें आप लोग कि कैसा लगा। और थोड़ा सा अगर जो कोई अगर कमी अगर हो रही तो आप लोग कमेंट करते हैं, तभी कमी सुधारा जा सकता है। ठीक, तो चलिए, तो उम्मीद होगी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक, तो अब हम लोग सेशन को ही रोकते हैं। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।